नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के बारे में बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी के लिए बता दूँ कि 2022 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी क्लास 10th की, उसके लिए अब की बार कोरोना महामारी के वजह से स्कूलें कंटिन्यू नहीं लग पाने के कारण सिलेबस कम कर दिया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि टोटल हमारे बुक में 15 चैप्टर हैं, उनमें से 5 चैप्टर हटाए गए हैं और 10 चैप्टर हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि उन 10 चैप्टर में से 8 चैप्टर्स के कम्प्लीटली एग्जाम्पल सहित हमने वीडियो है वो आपके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पे जाकर के उस प्रत्येक चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। उसके लिए बाकायदा प्ले लिस्ट बनाई गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि एक चैप्टर के सभी वीडियो जब आपको एक साथ मिल पाए। हमारा प्रयास ये है कि आप क्लास 10th में जो आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें अधिक से अधिक स्कोर करें और साथ ही आपको अधिक से अधिक नॉलेज हो। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अभी तक जो व्यूवर्स नए व्यूवर्स हैं जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले जो अदर वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अपने को 2 चैप्टर जो बाकी रह गए हैं उनकी बात हम करेंगे, लेकिन आज जिस चैप्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में अपने को सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है, क्या समझना ज़रूरी है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बाकी के आने वाली वीडियोज़ में एक्सरसाइज में दिए गए जो क्वेश्चंस है उनको हल करके आपको बताया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर जो 7 है उसका टाइटल है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या, किसे कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो गणित की विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं। जैसे कुछ शाखाओं के बारे में, कुछ ब्रांचेज के बारे में आपने सुना होगा, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति। तो आप जान चुके होंगे कि गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं और उन्हीं में शाखाओं में से एक शाखा है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, वही उसकी परिभाषा है। तो गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति एवं विभिन्न आकृतियों का अध्ययन किया जाता हो, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की शाखा है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत अपन समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को जानते हैं, साथ ही विभिन्न आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं और इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक क्या है? यहाँ पर अपन द्विविमीय निर्देशांक की बात करेंगे। द्विविमीय का मतलब है यहाँ पर 2 ही एक्सिस होंगे, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, 2 ही दिशा होंगी। द्विव का मतलब 2, विमा का मतलब होता है दिशा, 2 ही दिशा होंगी, एक एक्स एक्सिस के अनुसार, एक वाई एक्सिस के अनुसार। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु, कि आपका कोई समतल है और उस समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु, और निश्चित बिंदु को हम क्या मानते हैं? मूल बिंदु। निश्चित बिंदु का मतलब क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाला संख्याओं का क्रमित युग्म। 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा और वो एक युग्म के रूप में जब लिखा जाता है एक ब्रैकेट के अंदर, तो वो कहलाता है निर्देशांक। तभी हमने यहाँ पर बोला है कि समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु, जिसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाला संख्याओं का क्रमित युग्म। संख्याओं का जो क्रमित युग्म होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। और निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं? छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, छोटा ब्रैकेट, इसके
अंदर दो संख्या लिखी जाती हैं, जैसे एक हमने x लिखा, एक y। x y क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ द्विविमीय निर्देशांक की बात कर रहे हैं, दो ही एक्सिस होंगे, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। इसमें एक शब्द आया है संख्याओं का कर्मित। कर्मित का मतलब इनका क्रम निश्चित है, पहले x का मान ही आएगा फिर y का मान ही आएगा। ऐसा नहीं कि y का मान हम पहले लिख दें और x का मान बाद में लिख दें, ऐसा कभी नहीं होगा। कर्मित का मतलब है जो क्रम है वही होगा, पहले x का मान ही आएगा फिर y का मान आएगा। ऐसे हम लोग निर्देशांक लिखते हैं। छोटे ब्रैकेट का प्रयोग हम करते हैं, इसको निर्देशांक बोलते हैं। कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में सीधा सीधा हम बिंदु भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बिंदु की स्थिति को ही व्यक्त करता है निर्देशांक, इस कारण इसको बिंदु भी कहा जाता है। अब इसके अलावा कुछ बातें अपन और जानेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज हो और बोर्ड एग्जाम में आप अधिकतम स्कोर अचीव करें, और उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के बहुत ही शानदार नंबर प्राप्त होंगे। अब इसके आगे कुछ छोटी छोटी जानकारी। ये निर्देशांक है, निर्देशांक, और निर्देशांक को जैसे मैं लिख रहा हूं अक्ष y। इस अक्ष को क्या क्या कहा जाता है? इस अक्ष को कहा जाता है अक्ष निर्देशांक। इसका एक नाम और भी है, भुज। इसी प्रकार ये जो y है इसको कहा जाता है y निर्देशांक, और इसी का एक नाम और है कोटि। यहां से भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा सा समझे। बहुत ही आसान है कि जो अक्ष होता है वो अक्ष निर्देशांक होता है, उसी का नाम है भुज। तो कभी भी भुज की बात होती है तो आपको ये समझना है कि जो अक्ष है या अक्ष निर्देशांक वही भुज है। और जब कोटि की बात होती है तो ये समझो कि y निर्देशांक होता है, या जो y का मान होता है वही क्या होता है? कोटि। तो अक्ष का मान भुज, y का मान कोटि। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है? मान लीजिए किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिए गए, यहाँ पर ऐसा बिंदु लिख दिया गया, बिंदु 2 3 के भुज तथा कोटि, भुज तथा कोटि का मान लिखो। मैंने दोनों चीज़ एक साथ समझाने की चेष्टा की है ताकि मुझे प्रश्न को दो बार नहीं लिखना पड़े। और आपको पता है कि यहाँ पर हमने बताया है कि जो अक्ष होता है वही क्या होता है? भुज। y जो होता है वो क्या होती है? कोटि। तो अक्ष का मान जो आ रहा है वो आपका भुज हो गया, ये भुज हो गया, और ये क्या हो गया? कोटि। तो भुज का मान हो गया 2, कोटि का मान हो गया 3। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप की व्यवस्था की बार बोर्ड एग्जाम में की गई तो वहाँ पर ये आपको प्रश्न मिल सकता है कि कोई भी बिंदु देकर करके पूछा जा सकता है भुज क्या है। तो आपको याद रखना है अक्ष का जो मान होगा वो भुज होगा और y का मान जो होगा वो कोटि होगा। इसके अलावा एक मूल बिंदु की बात करें, मूल बिंदु के निर्देशांक है वो बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर हमें 2 नंबर पे ये बात कर रहे हैं। 1 नंबर पे हमने बात की निर्देशांक के बारे में कुछ जानकारी। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और मूल बिंदु को हम किससे व्यक्त करते हैं? O से। ये O है, ये 0 0 है। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अक्ष अक्ष से दूरी किसी बिंदु की अक्ष एक्सिस से दूरी, यदि ऐसा पूछा जाए
तो हमें y निर्देशांक लिखना है। उसका उत्तर क्या होगा? y निर्देशांक। और यदि किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो हमें अक्ष निर्देशांक लिखना है। अक्ष निर्देशांक का मतलब अक्ष का मान। यहां थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। जब अक्ष से दूरी पूछी जाती है किसी भी बिंदु की तो हम y का मान लिखते हैं, और y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो अक्ष का मान। यहाँ थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखना है ये। और अक्ष निर्देशांक की ये परिभाषा भी हो गई। कोई आपसे पूछे कि अक्ष निर्देशांक किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे y अक्ष से दूरी, क्योंकि यहाँ अक्ष निर्देशांक के सामने हमने क्या लिखा है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? अक्ष निर्देशांक। तो ये प्रश्न दो टाइप से आ सकता है। एक तो सीधा सीधा कि अक्ष निर्देशांक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। आपसे पूछा जाए कि y निर्देशांक किसे कहते हैं तो आप कहेंगे किसी बिंदु की अक्ष से दूरी। इसको याद कर लें। एक तो ये सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, हो सकता है कि इसके अलावा प्रश्न चेंज होकर के आ जाए, और वो प्रश्न में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से होगा। ये एक बिंदु लिखता हूं मैं 4-3, बिंदु 4-3 की अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी लिखिए। अब ये पर आपका मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, बिंदु कुछ भी हो सकता है, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अक्ष से दूरी का मतलब है y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी का मतलब है अक्ष निर्देशांक। तो हमें क्या पूछा है? अक्ष से दूरी पूछी है, तो हमें उल्टा काम करना है, y निर्देशांक को काम में लेना है, और ये आपका उत्तर हो गया -3 इकाई। माइनस से हालांकि दूरी है वो ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन यहाँ ये जो माइनस है वो किसको व्यक्त करता है? दिशा को। ये माइनस यहाँ किसको व्यक्त कर रहा है? दिशा को व्यक्त कर रहा है कि दूरी कौन सी साइड में, क्योंकि अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 4 बराबर भाग बनते हैं, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं चतुर्थांश। तो वो बिंदु कहाँ क्या स्थित होगा उसकी दिशा बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए माइनस आ रहा है। तो अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको y का मान बताना है, और मान लीजिए इसी बिंदु के लिए आपको पूछ ले y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको अक्ष का मान बताना है 4 इकाई। इकाई का मतलब इसका मात्रक कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, क्योंकि जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो कोई न कोई मात्रक उसका होता जरूर है। तो ये हो गया। तो ये तो कुछ सिंपल जानकारी थी, हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये सभी विद्यार्थियों के जहन में नहीं होती है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट क्वेश्चनों को हल करना, केवल यही उनके माइंड में रहता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी था। और अब हमें आपको पता है कि इस अक्सर जो आपका चैप्टर है 7 का, उसमें 3 एक्सरसाइज है। तो तीनों एक्सरसाइज में इनके अलावा और हमें क्या क्या चाहिए उसकी बात भी अपन इसी वीडियो में करेंगे। पहले मैं प्रश्नावली जो आपकी 7.1 है उसमें क्या चीज़ अपने को सीखनी चाहिए कि 7.1 की प्रश्नावली हमें आ जाए, और उसके लिए केवल एक सूत्र याद करना है। मान लीजिए कोई बिंदु है A और एक बिंदु है B। इस बिंदु की निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1, और बिंदु B की निर्देशांक हम मान लेते हैं x2 y2। आप जानते होंगे किसी बिंदु के निर्देशांक होते तो x y है, लेकिन इन दोनों के निर्देशांक को अलग अलग बताने के लिए हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2 नाम दे दिया। मान लीजिए ये दो बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी
ये सूत्र लगेगा दो बिंदु के बीच की दूरी का। अब यदि आपने दो बिंदु ए और बी ले रखे हैं तो दो बिंदु के बीच की दूरी ए बी होगी। मान लीजिए आपने दो बिंदु पी और क्यू ले रखे हैं, मान लीजिए आपने पी क्यू लिखा है तो दो बिंदु के बीच की दूरी पी क्यू हो जाएगी। यदि दो बिंदु आपने आर और एस ले रखे हैं तो उनके बीच की दूरी आर एस हो जाएगी। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके बिंदु ए और बी है तो दूरी ए बी होगी, यदि सी और डी है तो सी डी होगी, यदि पी और क्यू बिंदु है तो पी क्यू होगी। तो ये तो होगी दो बिंदु के बीच की दूरी का संकेत। और सूत्र क्या होगा, ऐसे अपन वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। अब आपको ये सूत्र आपको याद रखना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ये है। ये ए बी बराबर जरूरी नहीं है ए बी बराबर लिखा जाए। यदि बिंदु पी क्यू है तो ये पी क्यू के बराबर लिखा जाएगा। यदि आपके पास में दो बिंदु ए बी है तो ए बी बराबर लिखा जाएगा। यदि दो बिंदु सी और डी है तो सी डी बराबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ए बी लिखा मैंने, ये चेंज होता रहता है पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेन चीज़ है ये कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या है और ये कैसे बन रहा है, कैसे याद रखें वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैसे बना है, सबसे पहले रूट लगाओ। पहले ब्रैकेट के अंदर x माइनस x लिख दो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई लिख दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। ध्यान से सुनना, x माइनस x लिख करके स्क्वायर किया, बीच में प्लस, फिर y माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। और आपको गिनती याद रखनी है 2 1। क्या याद रखनी है? 2 1 2 नहीं, उल्टा चलेंगे हम, 2 1, ये 2 1, ये 2 1। देखो यहाँ जो मैंने लिखा है वही ऊपर है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आपको यहाँ तक मैंने जितनी भी बातें बताई अभी अभी आपको प्रश्नावली 7.1 के लिए, उसके लिए बस ये काम की बात है कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, ये होगा। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें और 7.1 की प्रश्नावली है वो आपको समझ में आ जाएगी। उस प्रश्नावली में केवल यही हम लोगों को सीखना है। इसके अलावा 7.1 की प्रश्नावली में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 बिंदु के निर्देशांक हमें दिए जाएंगे और जांच करवाई जाएगी कि ये तीनों बिंदु संरेखी है क्या। तो 3 बिंदु जब संरेखी होते हैं तो उसके लिए एक नया सूत्र हमने बनाया है। 3 बिंदु संरेखी हो तो उसका सूत्र क्या होगा? 1/2 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ सूत्र लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर ये x1 y1 x2 y2 क्या है? 3 बिंदु बोले मैंने। मान लीजिए पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तीसरा बिंदु C है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते क्या है? निर्देशांक तो xy होते हैं। इसके भी xy होंगे, इसके भी xy होंगे, लेकिन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक को अलग अलग दिखाने के लिए इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको हमने मान लिया x2 y2, इसको मान लिया x3 y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है? तीनों बिंदुओं के निर्देशांक। तो हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज लेंगे। यदि उन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक के लिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट 0 आ जाता है तो दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। ठीक है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला आपने तो लिख दिया, लेकिन ये हम याद कैसे करें? क्यों? और याद करना ज़रूरी है। इसमें एक भी संख्या इधर उधर हो गई तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। हम चाहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का ये प्रश्न है वो गलत नहीं हो और ये सूत्र अच्छे से उसको याद हो। इसके लिए हमने एक तरीका अपनाया है और आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आपको ये सूत्र
याद नहीं आता है और आपको डाउट रहता है कि किसकी जगह क्या लिखूं, तो मैं एक काम बता रहा हूं, उस बात का ध्यान रखना है। देखना मैं क्या लिख रहा हूं। यहाँ मैंने अक्स लिखा, ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई लिखा। क्या लिखा है ध्यान से सुन लेना, क्या लिखा है देख लो। यहाँ इसी चीज को 3 बार लिखूंगा। इसी चीज को कितनी बार लिखूंगा भाई? 3 बार। एक बार फिर सुन लो। अक्स इस ब्रैकेट से गुणा है, अक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक बार लिख दिया। इसी को दोबारा लिखा, इसी को तीसरी बार लिख दिया और इनके बीच में लगा दिया प्लस। एक ही पहली वाली चीज को हमने आगे 2 बार और लिख दिया, कुल मिलाकर के 3 बार लिखा। और हम लोगों को एक गिनती याद रखनी है, लेकिन गिनती जैसे मैं बताऊं वैसे याद रखनी है। जैसे 1 2 3 से ज़्यादा गिनती की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई बोले सर मुझे तो 100 तक गिनती आती है, अच्छी बात है, इसका मतलब आप होशियार हो, लेकिन हमें 3 तक काम करना है, 3 तक अपना काम चल जाएगा। तो 1 2 3 जैसे तो मैं एरो का निशान लगा रखा, जैसे मैंने एरो का निशान लगा रखा वैसे ही चलना है। पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट हमने कर लिया, अब यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1, यहाँ लिख दो 2 3 1। अब 2 से भी स्टार्ट हमने कर लिया है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब 3 से करो, 3 1 2 3 1 2 और बराबर 0। अब देखो यहाँ जो मैंने आपको बना के बताया है ठीक वैसा ही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें तो सीखने के लिए है पहले, कि आप लोग यदि पहली बार सीख रहे हैं तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे उसको समझ सकते हो। लेकिन जब आप इसको बार बार यूज लोगे, बार बार इसको काम में लोगे, तो याद हो जाएगा ये कि 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको बता रहे हैं। तो ये 7 पॉइंट एक ही प्रश्नावली जो है उसकी प्रश्नावली का काम है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 2 बिंदु के बीच की दूरी और 3 बिंदु यदि सैरेखी है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या है? ये है 3 बिंदुओं के निर्देशांक। पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 मान लेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को हम x2 y2 मानेंगे, तीसरे बिंदु के निर्देशांक को हम x3 y3 मान लेंगे। और सूत्र याद ना आए तो आरपी सर को याद करना कि 3 तक गिनती बताई थी सर ने, 100 तक नहीं बताई है मैंने, 3 तक गिनती बताई है। और यहाँ किस प्रकार से मैंने फॉर्मूला बताया है अभी आपको, उसको एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से एक बार देख सकते हो और इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें और एक बार याद करने के बाद अपनी तरफ से खुद बनाएं, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रश्नावली 7.2 है वहाँ पर अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्नावली जो 7.2 है, ज़्यादा इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, केवल 3 ही एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज में किस किस की आवश्यकता है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। हमने 3 स्लॉट तैयार किए हैं। प्रश्नावली 7.1 के लिए क्या करना है अभी अभी मैंने बताया, 7.2 के लिए क्या करेंगे, 7.3 के लिए क्या याद करना है, ये सब बातें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो 7.2 की जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। एक तो अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र एक तो x के बराबर लिखा जाएगा और एक y के बराबर। x बराबर लिखा जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और एक y के बराबर लिखा जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतर विभाजन के सूत्र है। अब यहाँ पर आप ये समझ रहे हो कि ये सर ये m1 m2 x1 x1 ये क्या चीज़ आ रही है। मान लीजिए 2 बिंदु हैं A और B, यहाँ से अच्छे से समझना, ये 2 बिंदु हैं
एक ए है एक बी है। बिंदु ए के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1 y1 और बिंदु बी के निर्देशांक को मान लेते हैं x2 y2। इस रेखा को कोई तीसरा ही बिंदु विभाजित कर रहा है, बांट रहा है इसको। मान लीजिए इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है एक P, जो बिंदु इस रेखाखंड को AB को काटेगा या विभाजित करेगा उस बिंदु को आप P मान लेंगे और उसके निर्देशांक को मान लेंगे XY। हमें यह नहीं पता कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है P के पहले और P के बाद में इसका अनुपात क्या है, नहीं पता। इसलिए पहले वाले भाग को हम मान लेंगे M1 और दूसरे वाले भाग को मान लेंगे M2। तो M1 और M2 क्या है, अनुपात है। अब ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इस दोनों सूत्र में मैंने क्या क्या लिखा है, यहां में जैसे XY लिखा है, तो XY कौन है, जो बिंदु विभाजित करेगा, जैसे उसको P फिक्स कर दो, P है उसके निर्देशांक। इन दोनों सूत्र में कहीं ना कहीं M1 M2 आ रहा है, तो M1 और M2 क्या है, अनुपात। वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको फॉर्मूले याद करने हैं। यहां x1 x2 y1 y2 दिखाई दे रहा है, तो x1 y1 पहले बिंदु के निर्देशांक और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 हमने मान लिए। यह है अंतर विभाजन के सूत्र। और ऐसे ही हम बाह्य विभाजन के सूत्र भी याद करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि ये सूत्र आपको अच्छे से याद नहीं हो पाए और आपको डाउट है तो इन सूत्र को बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आप भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए ये x वाला सूत्र कैसे बनाना है। x बराबर लिखो, क्या लिखना है, M1 लिखो और थोड़ी सी यहाँ स्पेस देकर के फिर प्लस लगाओ, फिर M2 लिखो। पता है मैंने क्या किया, x के आगे लिखा है M1, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, प्लस M2 लिख दो। जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिख दिया। यहां हमने x के बराबर लिखा है, तो यहां दोनों जगह x लगा दो। यहां 1 है तो यहां 2 लिख दो, और यहां 2 है तो यहां 1 लिख दो। देखो इस सूत्र को और इस सूत्र को मैच करके देखो क्या बन गया, क्या पूरा का पूरा बन चुका है। x M1 x2 प्लस M2 x1, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। नीचे x नहीं लगाना है, नीचे केवल M और M2 ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए y बराबर हम लिखना चाहते हैं, तो y के लिए भी ऐसा ही होगा। M1 लिखो, थोड़ा सा स्पेस दे दो, M2 लिख दो, और नीचे भी M1 प्लस M2 लिख दो। अब की बार हमने y के बराबर लिखा है, तो यहाँ पर दोनों जगह y आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, केवल ऊपर। यहाँ 1 है तो यहाँ 2, और यहाँ 2 है तो यहाँ 1। ये जो सूत्र मैंने अभी अभी लिखा है, ये सूत्र आप यहाँ देखिए, आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं। कैसे बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये अंतर विभाजन के फॉर्मूले हो गए। अब बाह्य विभाजन, तो इसमें अपने को अंतर विभाजन सूत्र हो गया। अब हम बात करेंगे बाह्य विभाजन सूत्र नंबर 2। बाह्य विभाजन सूत्र। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि यार ये कौन से सूत्र होंगे। नहीं, अरे जिसको अंतर विभाजन आता है ना, उसको बाह्य विभाजन आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ आपको प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, जहां जहां प्लस दिखाई दे रहा है वहां माइनस करना है। अंतर विभाजन के दोनों सूत्र याद कर लो। बनाने का तरीका मैंने अभी भी आपको बताया था, वैसे बना लो। और यदि प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो वो बाह्य विभाजन के सूत्र बन जाएंगे। देखिए यही सूत्र लिखूंगा, लेकिन इन दोनों प्लस की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस। M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2, और y बराबर क्या होगा, M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। पता क्या किया, इन सूत्रों को और उन सूत्रों को ध्यान से देखना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अंतर विभाजन में यहां बीच में प्लस आ रहा है, यहां देखिए चाहे यहां देखिए। बाह्य विभाजन में दो जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, एक बार फिर बता दूं, चाहे अंतर विभाजन हो चाहे बाह्य विभाजन हो,
उसमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है, अंतःविभाजन में प्लस आएगा बीच में, बाह्य विभाजन में माइनस आएगा। अब अक्स का सूत्र यदि बनाते हो तो m1 लिख करके थोड़ा स्पेस छोड़ दो और यहाँ m2 लिख दो, ऐसा ही नीचे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़, अक्स का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ दोनों जगह अक्स लिख दो। ये यहाँ 1 लिखा हुआ देखो तो यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 2 लिखा हुआ यहाँ 1, ये अक्स का हो गया अंतःविभाजन का। और यदि इसको बाह्य विभाजन का बनाना है तो यहाँ प्लस जो है वहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, हो गया। यदि इसी को ही आपको y वाला सूत्र बनाना है y के बराबर में तो m1 लिखो, थोड़ा सा स्पेस दे दो, यहाँ जगह छोड़नी है, यहाँ प्लस m2 लिख दो और बटे में ऐसा ही। अब की बार y बराबर है तो दोनों जगह y लिख दो, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1। अंतःविभाजन के लिए हो गया y बराबर, और यदि आपको बाह्य विभाजन के लिए चाहिए तो यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये लीजिए अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। और एक सूत्र और है जो है मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु। तीसरा सूत्र और है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जो है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु A है और एक B है। बिंदु A के निर्देशांक को हमने मान लिया x1 y1 और बिंदु B के निर्देशांक को हमने मान लिया x2 y2। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य में बीच में एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं xy। ये मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कब होता है, जब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो। ठीक है, जब दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी, इस P से पहले वाली और P से बाद वाली, तो वो मध्य बिंदु हो जाता है। और मध्य बिंदु के लिए सूत्र होगा अक्स के बराबर में ऐसे आएगा x1 प्लस x2 बटे 2। मध्य बिंदु के लिए बटे में 2 आता है। मध्य बिंदु का मतलब आधा आधा, आधे के लिए 2 का भाग लगाते हैं। तो x बराबर आएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ ध्यान दे लो, x के साथ x ही जुड़ रहा है, एक बार 1 एक बार 2, x1 प्लस x2 हो गया। y के साथ y ही जुड़ रहा है, y1 प्लस y2। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं और 7.2 की प्रश्नावली है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को समझने में। लेकिन जब तक आप लोगों को ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर हो 7.2 की प्रश्नावली को आपको कितना भी अच्छा समझाए, समझ में वो चीज़ आने वाली नहीं है। क्योंकि बिना हथियारों की कभी लड़ाई हम कर नहीं सकते, और यदि करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम लोग वहाँ पर हार भी सकते हैं, हम लोगों को नाकामी भी हासिल हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो, ना कामयाब नहीं हो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, कामयाब होना है, नाकामयाब नहीं होना है, कामयाब होना है। और कामयाब होने के लिए आपको ये पहले फॉर्मूले याद करने हैं। ये 7.2 का मसाला है। 7.2 के 3 कैप्सूल हैं, 3 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो और आपको 7.2 की एक्सरसाइज है वो समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे 7.3 की एक्सरसाइज के बारे में। और अभी ये कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनने वाला है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए, 7.3 की जो एक्सरसाइज है इसमें केवल एक ही फॉर्मूला यूज होगा, नया जो फॉर्मूला है। बाकी की जो अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं इनमें से कोई फॉर्मूला काम आ सकता है, लेकिन नया फॉर्मूला 7.3 में क्या काम आएगा, केवल एक ही फॉर्मूला। वो त्रिभुज के लिए होगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ये, और उसके 3 शीर्ष हैं जिनके नाम हमने ABC मान लिए। अब जरूरी नहीं है वो ABC हो, PQR कुछ भी हो सकता है ना भाई, इन बिंदु के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, हमने ABC माना है। अब हम मान लेते हैं कि बिंदु A जो है उसके निर्देशांक हैं x1 y1 और बिंदु B की निर्देशांक है वो है x2 y2 और बिंदु C की निर्देशांक है वो है x3 y3। तो किसी भी त्रिभुज के लिए बिंदु के नाम चाहे ABC हो चाहे PQR हो, भले ही चाहे बिंदु का नाम कुछ भी हो, लेकिन तीनों बिंदु के निर्देशांक को हमें क्या मानना है, पहले बिंदु के जो भी निर्देशांक होंगे उनको हम मानेंगे कि x1 y1 है, बिंदु B के निर्देशांक उनको x2 y2, तीसरे बिंदु के निर्देशांक को हम मानेंगे x3 y3। और हमसे कहा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि त्रिभुज ABC है तो ABC लिख दो, PQR है तो PQR लिख दो, तो उसका क्षेत्रफल। और जो
7.1 की प्रश्नावली में आपको याद होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 7.1 की प्रश्नावली के लिए मैंने संरेखी 3 बिंदु जब संरेखी होते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है। 1/2 से हमने स्टार्ट किया था, फिर मैं x इंटू वाई माइनस वाई लिख रहा हूँ, एक बार लिखा। इसी को हम 3 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 3 बार। ये 3 बार लिख दिया। इनके बीच में लगाना है प्लस, और हमें गिनती याद रखनी है कहाँ तक? 3 तक। 1 2 3। कोई कहे कि मुझे तो 4 तक गिनती आती है, अच्छी बात है भाई, 3 तक काम चल जाएगा अपना। जब 4 की आवश्यकता होगी तो मैं 4 भी बताऊंगा आपको। 1 से स्टार्ट करो, जैसे मैंने तीर का निशान लगाया है वैसे ही चलना है। 1 2 3, उल्टा नहीं चलना है। जैसे मैंने तीर का निशान लगाया वैसे ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से शुरू कर दो 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट हो गया, अब 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1 2 3 1। अब 2 से भी स्टार्ट हो गया, अब 3 से स्टार्ट कर दो, 3 1 2 3 1 2। ये लीजिए, ये हो गया आपके किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला। कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दे दनादन शेयर कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे शेयर नहीं कीजिएगा। चलिए, इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, पूरे चैप्टर का जो सार है, बेसिक कंसेप्ट है, वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। पहले इस वीडियो को कंप्लीटली देखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हो, उसके बाद में हम 7.1, 7.2, 7.3 की जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करेंगे, चुटकियों में, और आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा कि क्या बात है यार, मैं तो बड़ी आसान है। चलिए, इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में हाजिर होंगे 7.1 की एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स लेकर के। तब तक आप वेट कीजिएगा, हालांकि हम वेट नहीं करवाएंगे आपको। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।